Hey dear students, welcome back to our channel once again. बच्चों, welcome to the lecture 4 of our chapter 3, that is Ecology Foundation course FIBCom semester 2. Today we are going to start with the topic that is environmental degradation. जैसे मैंने आपको बोला था हम आज चालू करेंगे इस टॉपिक को, तो बिना वक्त ज़ाया किए अपना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार जाकर पहले वाले लेक्चर्स को ज़रूर देख लेना बच्चों, ताकि आपको आगे के टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए। ओके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को हमने कैसे डिटीरियोरेट करके रख दिया है, किस तरीके से पोल्यूशन की वजह से, या फिर अगर आप बात करें डिस्ट्रक्शन कर दिया इकोसिस्टम को, वाइल्ड लाइफ को हमने ख़राब कर दिया है, एक्सटिंक्ट होते जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसी को हम बुलाते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। Okay, looking at the meaning, environmental degradation is the deterioration of the environment through depletion of resources, यानी कि resources जो है वो हम क्या कर रहे हैं, डिप्लीट करते जा रहे हैं, such as air, water, soil, destruction of ecosystem and extinction of wildlife, जहाँ पर हम ecosystem को भी डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ को भी क्या करते हैं, घटाते जा रहे हैं। When the environment becomes less valuable or damaged, environmental degradation is said to occur. जब environment कम valuable हो जाएगा या फिर ज़्यादा damage करने लग जाएंगे हम environment को, कहीं ना कहीं environmental degradation होगा. There are many forms of environmental degradation when habitats are destroyed. एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने का कई सारा तरीका है, उसमें से हमने सारे तरीकों को चुना है। हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है हमने, बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है, नेचुरल रिसोर्सेज को हमने डिप्लीट कर दिया है, और इसी के साथ साथ हमने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से हर्ट भी किया है। मतलब अब ये सारे ऐसे काम किए हैं हमने जिससे कि एनवायरनमेंट यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। Environmental degradation can occur naturally or through human processes. Environmental degradation naturally भी हो सकता है, human process के through भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा human process responsible होता है environment को degrade करने के लिए। The largest areas of concern at present are the loss of rainforest, air pollution and smog, ओजोन डिप्लीशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट। तो सबसे ज़्यादा एरियाज़ ऑफ कंसर्न जहाँ पर आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है वो ये सारे हमारे एरियाज़ है, जहाँ पर रेन फॉरेस्ट की कमी हो जाना, एयर पोल्यूशन, स्मोक का बढ़ जाना, ओजोन का डिप्लीट हो जाना, मरीन लाइफ अफेक्ट होना, ये बहुत मेजर एरियाज़ ऑफ कंसर्न है हमारे। एनवायरमेंटलिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जितने भी हमारे एनवायरमेंटलिस्ट है जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, स्टडी करते हैं उसके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है इसी बात को लेकर कि कैसे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकें। There are countless organizations located all over the world that are dedicated to preventing the global destruction of the environment. अब इतनी सारे countless यानी कि आप गिन नहीं सकते उंगलियों पर, इतनी सारी organizations है जो कि environment को डिग्रेड होने से बचाने के लिए काम कर रही है। बावजूद इसके हमारा contribution degradation की तरफ जो है वो ज़्यादा है। नाउ व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ डिग्रेडेशन। अब आप बोलोगे हमने क्या किया है ऐसा, एनवायरनमेंट को ख़राब किस तरीके से किया है। सबसे पहले तो हमने डिफॉरेस्टेशन से शुरुआत कर ली। रहना है, घर चाहिए अपना हमको, तो हम शहरों में आकर बसने लग गए। शहरों में आकर बसने लग गए तो भाई जगह चाहिए हमको, जगह चाहिए तो फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दो। फॉरेस्ट कम होते जाएगा, हमारे घर जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने डिफॉरेस्टेशन लेकर क्या किया है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है। Deforestation is the process of destroying or removing a forest ecosystem. In its place, a different form of ecosystem comes about. यानी कि फॉरेस्ट को कम्प्लीटली हटाकर हम वहाँ पर रहने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए या फिर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बनाने के लिए हमने क्या किया है, फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को ख़त्म कर दिया है। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, एक फॉरेस्ट को क्लियर कट करने से ये जो प्रोसेस होता है डिफॉरेस्टेशन का वो डिफरेंट होता है। क्लियर कटिंग ओनली रिमूव्स द करंट ट्रीज बट अलाउज न्यू वंस टू ग्रो इन देयर प्लेस। क्लियर कटिंग का मतलब क्या होता है, आप वहाँ से जो ओल्ड ट्रीज है उसको तो कट कर रहे हो, लेकिन न्यू ट्रीज आने की परमिशन भी दे रहे हो कि चलो ठीक है, ये सारे पुराने झाड़ को हमने काट दिए, कभी भी गिर सकते हैं, तो वहाँ पर नया झाड़ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन में हम पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर देते हैं ताकि हम वहाँ पर जाकर रहे या फिर ह्यूमन बींग्स वहाँ पर रहे। It is often hard to measure deforestation. Definition of forest and deforestation are continuously changing and data acquired by scientists is not always accurate and reliable for analysis. अभी जो deforestation है वो इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, उसका डेटा हमेशा इतना चेंज होता है कि साइंटिस्ट भी बेचारे परेशान हैं, कौन से डेटा के ऊपर रिलाई करें, कौन से डेटा के ऊपर रिलाई ना करें। Over the course of history, humans have often destroyed forest. अगर इतिहास आप उठा के देख लो तो ह्यूमंस ने हमेशा ही क्या किया है, चीज़ों को नष्ट ही किया है, यानी कि फॉरेस्ट को।
Settlers often burn trees down to have land to plant crops, and Native Americans burn forests to develop grasslands full of large game animals. अगर हम बात करें सेटलर्स की तो हमेशा जंगलों को जलाया है ताकि वहाँ पर प्लांट क्रॉप कर सके। और दूसरी बात अगर हम करें हमारे इन महान नेटिव अमेरिकन्स की तो उन्होंने हमेशा जंगलों को जलाया है ताकि वहाँ पर फुल ऑफ लार्ज गेम एनिमल्स जो है वो रख सके, उनका कोई ना कोई गेम जो है वो बना सके वहाँ पर। Expanding agriculture and animal herds can cause trees to be removed, as can the harvesting of wood to be used as fuel. अब इसी के साथ साथ हमारा मन जो है वो नहीं भरा तो हमने एग्रीकल्चर को एक्सपांड करने के लिए एनिमल हर्ड्स के लिए क्या किया, झाड़ को काटना जो है वो शुरू कर दिया। एज कैन हार्वेस्टिंग ऑफ वुड टू बी यूज एज फ्यूल, ताकि झाड़ को काटो तो जो वुड है उसका फ्यूल बनाकर यूज कर सके। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन आर टिम्बर हार्वेस्ट, ग्रेजिंग एंड रैंडम फायर्स। और इसी के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन के लिए दूसरी कोई चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है तो वो एक तो एनिमल ग्रेजिंग हो गया तुम्हारा, दूसरा रैंडम फायर्स यानी अचानक से जंगलों में आग लग जाना जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। Besides felling trees and ruining forest ecosystem, deforestation presents many other problems as well. अब खाली झाड़ों को गिराना और फॉरेस्ट को ख़त्म करने के अलावा भी डिफॉरेस्टेशन कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्पीशीज़ में बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर हैबिटेट। अब जहाँ पर जंगलों में जानवरों को रहने की आदत है, अगर वो जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो स्पीशीज़ भी एग्जिस्ट वहाँ पर नहीं करेंगे। Soil erosion and flooding can occur, and desertification and decreased land productivity may also result. अब इसी के साथ साथ सॉइल इरोजन या फ्लडिंग के भी ज़्यादा चांसेस है जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन होगा और उससे लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो उपजाऊ ज़मीन होगी वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। द जनरल क्लाइमेट ऑफ एन एरिया कैन ऑल्सो चेंज एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिलीज्ड। और इसी के साथ साथ क्लाइमेट एरिया जो है वो चेंज होगा तो डेफिनेटली कैसे चेंज होगा, मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो और ज़्यादा रिलीज होगा। डिफॉरेस्टेशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू अराउंड द वर्ल्ड। अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में ये बहुत बड़ा इशू जो है वो है डिफॉरेस्टेशन का। कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जो डेवलपमेंट के ऊपर प्रोग्राम्स बनाती है जहाँ पर वो सोचती है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से हम जो डिफॉरेस्टेशन जो है वो उसको क्या कर दे, कम कर दे, लेकिन बावजूद इसके क्या है, डिफॉरेस्टेशन जो है वो आज भी हो रहा है। बाय क्रिएटिंग इंसेंटिव्स टू अडॉप्ट लेस वेस्टफुल वेज ऑफ लिविंग, इन चीज़ों के लिए इंसेंटिव्स भी देने को तैयार है कि भैया पैसे ले लो, कुछ इंसेंटिव ले लो, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को ख़राब मत करो। नेक्स्ट आता है हमारा डेजर्टिफिकेशन। Desertification is the expansion of desert lands into previously non-desert areas. Desertification एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर क्या होते जा रहा है, जहाँ पर डेजर्ट लैंड जो है, रेगिस्तान जो है वो ज़्यादा बनते जा रहा है एज़ कम्पेयर टू एरियाज जो पहले नॉन डेजर्ट थे, यानी कि नॉन डेजर्ट थे लेकिन अभी वो भी डेजर्ट एरियाज़ में क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। द प्रोसेस ऑकर्स ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज। डेजर्टिफिकेशन भी दोनों ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, नेचुरल भी है और ह्यूमन कॉजेज यानी कि ह्यूमन रीजंस भी है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पूरी तरीके से है। डेजर्ट्स ऑकर एनीवेयर where there is less than 10 inches of rainfall each year. डेजर्ट्स कहीं भी हो सकते हैं जहाँ पर रेनफॉल 10 इंचेस से कम होगी। If an area receives only slightly more 10 inches of rainfall each year, then its ecosystem becomes fragile and is a concern for desertification. अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर 10 इंचेस से थोड़ी सी ज़्यादा अगर रेनफॉल हुई, यानी कि वो बहुत बड़ा एरिया होता है कंसर्न का। क्योंकि अब वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन होना जो है वो शुरू हो सकता है। लॉन्ग ड्रॉट्स कैन कॉज डेजर्टिफिकेशन टू टेक प्लेस बाय रिमूविंग द सॉइल। ऐसी ज़मीन जहाँ पर ड्रॉट, जहाँ पर सूखा पड़ा हो, वहाँ डेजर्टिफिकेशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इफ़ ह्यूमंस कॉज द लॉस ऑफ द सॉइल सच एज बाय ओवरग्रेजिंग, ओवर कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, इरिगेशन एंड एक्सेसिव फ्लोइंग, डेजर्टिफिकेशन कैन फॉलो। अगर ऐसा होता है कि इंसानों की वजह से जहाँ पर मिट्टी जो है उसमें कमी आ गई है, लॉस हो गया है सॉइल का, क्यों, ओवर ग्रेजिंग की वजह से हो गया है, जानवरों को ज़्यादा चराने के लिए उस लैंड पर लेकर जाते हैं, ज़्यादा कल्टीवेशन कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर दिया है, सूखा ज़्यादा पड़ गया है वहाँ पर, एक्सेसिव फ्लोइंग कर दिया है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इससे डिफॉरेस्टेशन होने के चांसेस जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं। In many developing countries, problems such as high population growth, poor land use are causing desertification. जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, वहाँ पर पुअर लैंड यूज़ यानी कि ज़मीन का तो ऑफकोर्स हमको फैलने की आदत है, यानी कि अगर ज़्यादा परिवार है, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है तो और ज़्यादा फैलो, और ज़्यादा फैलोगे तो और ज़्यादा ज़मीन का हम यूज़ करते जा रहे हैं, which can again cause desertification. Presently, desertification is occurring with greatest rapidity in the African Sahel south of Sahara. यानी कि सहारा डेजर्ट जो हम जानते हैं तो वहाँ पर जो है ये डेजर्टिफिकेशन बढ़ते जा रहा है।
Desertification process can be a catastrophe for the inhabitants of an area. By preventing the growing of food, desertification can lead to famine and poverty. यानी कि अगर आपने desertification का process जाना होगा तो बहुत बड़ा एक जैसे कि श्राप हो जाएगा कि एरिया में जहाँ पर अभी desertification होने के chances जो है वो बढ़ चुके हैं. Already desertification has ruined huge amounts of land across the world. The total amount of land that has been lost is about equal to the size of Brazil. यानी कि अगर हम बात करें दुनिया भर के कई सारे लैंड को डेजर्टिफिकेशन ने क्या किया है, बर्बाद किया है. देखो आप जो नेचर को दोगे, नेचर घूम फिर कर आपको वो नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा. दुनिया भर की अगर हम बात करें तो टोटल अमाउंट ऑफ लैंड हैज़ बीन लॉस इज अबाउट इक्वल टू द साइज ऑफ ब्राज़ील. यानी जितनी ब्राज़ील एक कंट्री है 2 बिलियन एकर्स और 810 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड है. एनुअली 15 मिलियन एकर्स आर लॉस्ट टू डेजर्टिफिकेशन. यानी 6 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है हर साल सिर्फ और सिर्फ इतने लैंड में डेजर्टिफिकेशन जो है उसकी वजह से हम उस ज़मीन को गवा देते हैं. Today in most developed countries, trees are being replanted faster than they can be cut down, so desertification is not as severe as a threat. इसलिए क्या किया जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन ना हो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करते हैं. ट्री को कट करने से ज़्यादा उसको प्लांट करने की कोशिश करते हैं ताकि डेजर्टिफिकेशन जो है एक बहुत बड़ा सीवियर थ्रेट हमारे लिए ना बने. In developing countries, by contrast, poverty has created a threat to trees which can be sold or used as fuel. In these areas, erosion is also common and along with deforestation, it is causing heavy desertification. But because of poverty, wherein हम deforestation भी ज़्यादा करते जा रहे हैं, we are cutting trees for the sake of fuels, for the purpose of producing fuels, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, desertification जो है वो बढ़ते जा रहा है. So this is a time where we need to stop, we need to put a full stop on the activities that we are performing and affecting the environment. Okay, next we have is emissions. Emissions का मतलब होता है बेसिकली यहाँ नेचुरल या ह्यूमन प्रोसेस के थ्रू जो केमिकल्स हम हवाओं में रिलीज करते हैं, दैट इज व्हाट वी मीन बाय एमिशन. Emission often cause pollution. Air pollution, for example, is caused when chemicals are released into the air. Emissions जहाँ पर air pollution होता है, अगर हम मानकर चले तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑटोमोबाइल से निकल रही है या फिर फैक्ट्रीज के जरिए गैसेस निकल रही है और एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो उससे एमिशन, उसे हम एमिशन कहते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन होगा तो हेल्थ को अफेक्ट करेगा. Many natural processes cause emissions. When a volcano erupts, it lets out acid, ash and many toxic gases. देखो सिर्फ ह्यूमन से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में नेचर भी है, लेकिन नेचर को अपनी रेखा जो है, अपनी सीमा जो है वो पता होती है कि कहाँ तक वो सीमित होती है डिस्ट्रप्शन के लिए. अगर ह्यूमन ने ज़्यादा डिस्ट्रप्शन किया तो नेचर उसको गिव बैक इनटू 2 करके ही देने वाला है. तो नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से अगर हम देखें तो जहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन होता है तो कई सारी गैसेस होती है जो कि एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है. When fire breaks out in forest, they release smoke. जब जंगल में अचानक से आग लग जाती है तो उससे क्या होता है, स्मोक निकल के आता है. कार्सिजोनिक हाइड्रोकार्बन्स, डाइऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी गैसेस होती है जो कि रिलीज होती है, जिसकी वजह से, इनके एमिशंस की वजह से कई सारी प्रॉब्लम जो है वो हमको फेस करनी पड़ती है. ह्यूमन प्रोसेस जनरेट ट्रिमेंडस एमिशंस एज वेल. अब सिर्फ नेचर नहीं, ह्यूमंस भी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस एमिशन के लिए, जैसे कि ड्राइविंग अ कार, ऑपरेटिंग अ फैक्ट्री, यूजिंग अ फायर प्लेस, ऑल कॉज एमिशंस इनटू द एयर. ये सारे के सारे रीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. It would be unfair to say that all pollution comes from human beings because nature itself produces much of it. अब ये बहुत ही अनफेयर हो जाएगा. आप बोलोगे मैम बार बार आप तो सिर्फ हम ही लोगों को जिम्मेदार ठहराते हो कि हम ही ने सब कुछ किया हुआ है, नेचर ने तो कुछ नहीं किया. नहीं, हमने तो किया है, नेचर ने भी किया है, लेकिन नेचर ने एक जो सीमा है वो बनाए रखी है अपनी, और हम लोग तो अनलिमिटेड में ही बिलीव करते हैं. As a result, some people think it is either unfair or not worthwhile to restrict human pollution production. These people argue that there will be a large natural emission anyway. अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हम ही को क्यों हर चीज़ के लिए रोका जाता है, नेचर भी तो एमिशन कर रहा है ना, तो हमने नेचर के साथ कंपटीशन लगा दिया यहाँ पर कि नेचर भी एमिशन कर रहा है, हम भी करेंगे, हमको भी मत रोको. It is important to discover how much pollution nature can handle. If restricting human pollution will reduce aggregate pollution to a level at which favorable results occur, it may be desirable to restrict pollution. अगर pollution कम करने की वजह से कहीं ना कहीं अगर आपको पता है कि pollution कम करेंगे तो emissions नहीं होगा, emissions नहीं होगा तो हमको ही इफेक्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं फिर nature भी तो खुद को रोक लेगा. Process of erosion occurs when the surface of the land is worn away and lost.
Soil erosion can have highly dangerous effects. Erosion can ruin farmland, wetland, habitat, streams and even whole ecosystem. Erosion का जो प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होने के चांसेस है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से अगर इरोजन हो गया तो लैंड इज वोन अवे कम्प्लीटली, वो ज़मीन कुछ काम की नहीं रह जाएगी हमारी. सॉइल इरोजन कैन हैव डेंजरस इफेक्ट्स. इरोजन कैन रुइन फार्म लैंड, कंप्लीटली एक फार्म को पूरा रुइन कर सकता है, वेटलैंड्स को रुइन कर सकता है. इसके साथ साथ पूरे इकोसिस्टम को भी रुइन करने की ताकत रखती है हमारी जो मिट्टी है. टू प्रिवेंट इरोजन मैनी ह्यूमन सोसाइटीज थ्रू आउट वर्ल्ड हिस्ट्री हैव यूज डिवाइसेज सच एज टेरेस फार्मिंग. अब ये इरोजन से रोकने के लिए ही क्या कर रहे हैं इंसान, टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं कि चलो टेरेस फार्मिंग कर लेते हैं, कम से कम मिट्टी को तो नुकसान वहाँ नहीं पहुँचेगा. हैड दे सिंपली अलाउड इरोजन टू ऑकर देयर फूड सप्लाईज वुड हैव डिक्रीज्ड सिवियरली. अगर उन्होंने इरोजन होने दिया तो फिर फूड सप्लाई जो है हमारा वो खुद से कम हो जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी हमारे लिए उपजाऊ नहीं रहेगी, तो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी. नहीं कर पाएगी तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा कुछ खाने के लिए, फिर पत्ते खाने पड़ेंगे हमको घूमकर. In some civilizations, erosion caused so much damage that the civilization declined and fell apart. अगर हम civilizations की बात करें तो यहाँ पर erosion ने इतना ज़्यादा डैमेज पहुँचा दिया है जिसकी वजह से civilization जो है वो डिक्लाइन करने की ज़रूरत हो गई है. Now there are many specific types of erosion. In gully erosion, thin water columns quickly remove the soil from an area. अब गली इरोजन की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, जो थिक वाटर होता है एक थिन वाटर होता है, तो थिन वाटर कॉलम जैसी होती है जहाँ से सॉइल को वो क्या करती है, धीरे धीरे इरोड करती है, रिमूव करती है. रिल यानी कि जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूसली मेनी टाइनी वाटर चैनल्स आर फॉर्म्ड एंड आर इंटररिल इरोजन हैपेंस व्हेन अ लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड. अब ये स्ट्रीम की वजह से क्या होता है, जो छोटे छोटे लेयर्स में हमारी जो सॉइल होती है वो क्या करती है, उसको रिमूव करते जाती है. सॉल्टेशन इरोजन में क्या होता है, जहाँ पर सॉइल और मिनरल्स को हवा के जरिए, पानी के जरिए, ग्रेविटी के जरिए क्या किया जाता है, निकाला जाता है. सॉइल बाउंसेस एंड मूव्स अवे टू अनदर लोकेशन. अब मिट्टी जो है हवा से, देखो मिट्टी जो उड़ती है तो एक लोकेशन से वो दूसरे लोकेशन की तरफ पूरा उड़कर चली जाती है. Surface creep takes place when the wind blows small particles along the ground, picking up soil particles and blowing them away through the air. Erosion has many causes, both natural and human based. Water, wind, ice and other natural elements can start erosion process. अब erosion जो है, soil erosion, उसके भी दो तरीके हैं, एक तो natural है और दूसरा human है. नेचुरल तरीके से बोला गया है जहाँ पर हम देखते हैं वाटर के जरिए, पानी के जरिए, विंड के जरिए, हवा के जरिए, आइस के जरिए क्या होता है, इससे जो इरोजन होता है वो नेचुरल एलिमेंट्स की वजह से होता है. Human processes also cause the soil to be eroded with negative results for the inhabitants of the area. Soil erosion takes place due to various agricultural activities including the use of mechanization of agriculture. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैकेनाइजेशन जो प्रोसेस फार्मर्स ने ले लिया है अभी फ़िलहाल, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, केमिकल वाले, तो इससे जो है हमने क्या किया है, उस उपजाऊ मिट्टी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, जिसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन. When the last members of a species are killed, it becomes extinct. Natural causes have always been a source of extinction, but many human processes have intensified the rate at which extinction occurs. तो natural तो रीज़न है ही, एग्जिस्ट करते ही है, लेकिन ह्यूमंस ने अपने प्रोसेस में भी किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ी है सॉइल को इरोड करने के लिए. It is estimated that mass extinctions have happened about every 50 million years. ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सटिंक्शन यानी स्पीशीज़ जो है वो घटते जाएगी कितने, 50 मिलियन ईयर्स के अंदर. 250 million years ago, as many as 96% of all species inhabiting the earth died. यानी 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात करें तो जितने उस वक्त की स्पीशीज़ थी तो उसमें से 96% जो है वो मर चुके हैं. ग्रेटेस्ट मास एक्सटिंक्शन एवर, यानी कि सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ है अब तक का. ऑफ ऑल द क्रिएचर्स दैट हैव इनहैबिटेड द अर्थ थ्रू आउट हिस्ट्री, 99.9% हैव गॉन एक्सटिंक्ट. तो जितने भी अर्थ पर भेजे गए थे वो सारे के सारे उसमें से 99.9% जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कम हो चुके हैं. Long ago, species went extinct due to volcanic eruptions, habitat destruction, food supply loss or asteroids and meteors that hit Earth. यानी कि पहले की अगर हम बात करें तो कुछ सालों पहले तक जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या मेटियोराइड्स जो है वो अर्थ को आकर हिट करते हैं, या फिर उसी के एस्टेरॉइड्स हैं, मेटियोर्स है, वो आकर हिट करते हैं, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है. दो एक्सटिंक्शंस हैव ऑलवेज ऑकर्ड, द रेट एट विच द प्रोसेस इज ऑकरिंग इन मॉडर्न टाइम्स इज एस्टाउंडिंग. देखो एक्सटिंक्शंस तो पहले भी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर हम अभी बात करें तो अभी जो है हमारी स्पीड बढ़ते जा रही है. According to estimates by James Fish, in the last 400 years, the Earth has lost 100 types of mammals and 258 bird species.
यानी अब हमने देखा तो हमको जो स्पीशीज़ दिखाई देती है, आप बोलते नहीं नहीं अभी भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन इनके अलावा अगर आप देखें तो 400 साल पहले 100 अलग अलग टाइप ऑफ मैमल्स थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं, और 258 बर्ड स्पीशीज़ थी हमारे पास अलग अलग जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री मैनी एनिमल स्पीशीज़ हैव बीन किल्ड बाय ह्यूमंस, यानी कि हिस्ट्री अगर उठा के हम देख ले तो कई सारे एनिमल्स को, स्पीशीज़ को हमने ही क्या किए हैं, ख़त्म किए हैं। In 18 AD, the European lion became the first species in recorded history to become extinct. यानी कि यूरोपियन लायन था वो भी एक आखिरी बचा था, उसको भी ख़त्म कर दिया। Early North American settlers wiped out tens of millions of passenger pigeons, destroying the species by 1914. These settlers also wiped out species of grizzly bears and wolves and one type of fox and cougar. Since the arrival of the pilgrims, more than 500 plant and animal species in North America have become extinct. तो इतने सारे अलग अलग हमारे पास स्पीशीज़ हुआ करते थे कभी तो, लेकिन हमने क्या कर दिया, उन सबको ख़त्म कर दिया है। It is hard to know exactly how extinction will affect humans. Different scientists and environmental activities have different opinions on the issue. तो ये पता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ का आपके लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अभी भी कई सारे ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो इसकी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे ये जो इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग लाइफ्स होती है उसका एक का इम्पैक्ट दूसरे के एक्सटिंक्शन के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा मरीन डिग्रेडेशन। मरीन यानी कि यहाँ पर हम वाटर बॉडीज़ के अंदर जो लाइफ होती है उसके बारे में बात करेंगे। मरीन डिग्रेडेशन, तो पोल्यूशन इज ऑकरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पॉइजनिंग द प्लैनेट्स ओशंस। पोल्यूशन तो हर जगह फैल ही रहा है, तो उसी के साथ साथ जो मरीन लाइफ है वो भी क्या होती है, अफेक्ट होती है। इवन इन रिमोट एरियाज द इफेक्ट्स ऑफ मरीन डिग्रेडेशन आर ऑब्वियस। आप दूर दूर के एरिया में भी अगर बात कर लो ना तो वहाँ भी मरीन डिग्रेडेशन होता ही है। In some areas, natural environment has been exposed to hazardous waste from industries and hospitals. अगर हम बात करें नेचुरल एनवायरनमेंट की, जहाँ पर वाटर बॉडीज़ में हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो भी उनके वेस्ट होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। कुछ प्लेसेस पर अलग अलग डिजास्टर्स होते हैं जहाँ पर ऑयल स्पिल हो गया है, रूइन द लोकल मरीन एनवायरनमेंट। जहाँ पर ऑयल स्पिल्स, ऑयल के जो कैरेजेस होते हैं अगर वो गिर गए उसके अंदर तो फिर वहाँ पर क्या होता है, मरीन लाइफ वहाँ पर पूरी तरीके ख़त्म हो जाती है। For instance, Mumbai's sea water is highly polluted. Almost all the sea fronts on the western coast of Mumbai are highly polluted. अगर हम मुंबई के अंदर समुद्रों की बात करें तो कई सारे ऐसे समुद्र हैं जो कि पूरी तरीके से पल्यूट होकर ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए आपको, जैसे हम बात करेंगे जुहू की, खार की, माहिम की, बैंड्रा, नरीमन पॉइंट, कोलाबा, वर्सोवा, गिरगांव, ब्रीच कैंडी। तो ये ऐसे यहाँ पर सी है जो कि हमने क्या किया है, इसको पूरी तरीके से पल्यूट करके रखा है। फॉर इंस्टेंस इन वर्सोवा वाटर कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ हैवी मेटल्स। तो यहाँ पर मेटल्स जो है आपको समुद्र के अंदर ज़्यादा मिलेंगे, विच इज़ लिथल यानी कि डेंजरस फॉर द फिश एंड सम स्पीशीज हैव ऑलरेडी डिसअपियर्ड। अब ये इतने डेंजरस है कि फिश तो अफेक्ट हो ही रही है, लेकिन उसके अलावा और भी वाटर बॉडीज़ के अंदर जो स्पीशीज़ होती है वो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। टेस्ट शो पुअर ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर विच अफेक्ट्स मरीन ऑर्गेनिजम्स। अब कई सारे जब टेस्ट किए गए तो पता चला कि वाटर बॉडीज़ कितने हद तक पोल्यूट हो चुकी है, तो पता चला वहाँ जाकर कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम है उन वाटर बॉडीज़ के अंदर। माहिम वाटर्स ब्रीच द रिक्वायर्ड लेवल बाय 95%, यानी कि 95% जो है वहाँ का पानी जो है वो पोल्यूट हो चुका है। Danger is lurking in Mumbai seas for human beings, fishes and the entire marine ecosystem. Main casualties have been crabs and other silverfish which used to be found in the coastal waters. So basically crabs and silverfish होती थी जो बहुत ज़्यादा दिखाई दिया करती थी, लेकिन अभी ये भी extinct होना शुरू हो चुकी है। It is all because the water bodies is getting affected because of pollution. इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर, जो मैंने आपको उसके डिफरेंट फॉर्म समझा दिए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और उसी के साथ साथ इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्रीवियस टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाकर ज़रूर चेक कर दीजिएगा। और टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।